क्या देश के लाखों मिडिल क्लास भारतीयों ने घर खरीदने की उम्मीद छोड़ दी है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत सारी थ्योरीज तैर रही हैं। खास बात यह है कि यह कहा जा रहा है कि इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी सैलरी ठीक ठाक है। अब सोशल मीडिया पर यह जो बहस चल रही है उसके बाद ऐसा लगता है कि आखिर 20 से 25 लाख सालाना सैलरी वाले लोग भी घर क्यों नहीं खरीद पा रहे, खासतौर से शहरों में। मेट्रो शहरों में रहने वाले ऊंची कमाई के प्रोफेशनल्स भी अगर घर नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिर ये घर किसके लिए बन रहे हैं? क्या वजह महंगाई है? क्या वजह कम सैलरी है? या प्रॉपर्टी मार्केट में अनाप शनाप रेट बढ़ना इसका कारण है? मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज करेंगे खास मेहमानों से इसी मुद्दे पर चर्चा। देखिए रिपोर्ट, में लौटता हूं। क्या आप घर खरीदने की सोच रहे हैं? क्या बार बार बजट गड़बड़ा जा रहा है? हर साल बढ़ते प्रॉपर्टी के रेट की वजह से आप घर नहीं ले पा रहे हैं? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों मध्यम वर्गीय भारतीयों के साथ यही कहानी है। अपना मकान खरीदने का सपना अब सपना ही बनकर रह गया है। सोशल मीडिया से लेकर आम आदमी तक यही चर्चा है। खबरों के मुताबिक 59% भारतीयों ने घर खरीदने की उम्मीद ही छोड़ दी है। ये उनकी पसंद नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के सामने आम आदमी की सैलरी बौनी पड़ गई है। पिछले 5 सालों में भारत के टॉप 8 शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। 2018 में जो प्रॉपर्टी 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में मिलती थी, वही 2023 में 11,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो गई है, यानी 100% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसके उलट मध्यम वर्ग की औसत सैलरी में सिर्फ 33% बढ़ोतरी हुई है। 2019 में औसत सैलरी 1,35,000 रुपए सालाना थी, जो 2024 में बढ़कर 1,80,000 रुपए हो गई है। होम लोन के लिए 5-20-40 का ट्रेडिशनल रूल अब काम नहीं करता। इस रूल के अनुसार अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आप 2 करोड़ रुपए का घर नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको 20 साल तक अपनी पूरी सैलरी बचानी होगी, वो भी बिना खाए पिए, बिना किसी खर्च के। असली समस्या यहाँ है। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर 32.5 लाख रुपए का टैक्स लगना चाहिए, लेकिन लोग प्रॉपर्टी को कम वैल्यूएशन पर रजिस्टर कराते हैं और बाकी पैसा कैश में देते हैं। नतीजा ये होता है कि टैक्स की चोरी होती है और सरकार को सिर्फ 10% टैक्स मिलता है। और यही सिस्टम ईमानदार तरीके से कमाने वालों को धोखा देता है और बेईमानी को बढ़ावा देता है। अमीर लोग प्री लॉन्च में बल्क में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एग्रीकल्चर इनकम पर एग्जेम्पशन लेते हैं, टैक्स सेविंग के लिए लैंड डील्स करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि स्पेकुलेटर्स लगातार प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, जबकि जिन लोगों को वास्तव में घर की जरूरत है वे बाहर हो जाते हैं। एक और हैरान करने वाला फैक्ट यह है कि मुंबई, गुड़गांव जैसे शहरों में प्रॉपर्टी रेट्स न्यूयॉर्क से भी महंगे हो गए हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। होम ओनरशिप जो कभी मध्यम वर्ग की आइडेंटिटी थी, अब उसकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि पूरा गेम ही गलत रूल्स पे खेला जा रहा है। आज जरूरत है इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने की, ताकि मध्यम और जरूरतमंद लोग अपने घर का सपना पूरा कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं खास मेहमानों का। गुलाम जिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के। गुलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं सुदीप भट्ट साहब, डायरेक्टर हैं स्ट्रैटेजी व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन के। बहुत बहुत स्वागत है भट्ट साहब आपका शो पे। और हमारे साथ हैं नितिन कौशिक, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है नितिन आपका भी हमारे शो पे। इनफैक्ट नितिन की से ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल लिखा था जिस पर काफी रिएक्शंस भी आए हैं, और जो थ्योरीज तैर रही हैं सोशल मीडिया में कि अफोर्डेबल नहीं रहा चीजें, अब मिडिल क्लास के सर के ऊपर से गायब हो गया घर का सपना, उनमें से एक इंपॉर्टेंट थ्योरी नितिन कौशिक ने भी अपने आर्गुमेंट्स के जरिए दी थी। तो नितिन, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, और सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो आपने कहा अपनी पोस्ट में कि 59% भारतीयों ने घर खरीदने की उम्मीद छोड़ दी है, ये आंकड़ा पहले तो बताइए, ये वैलिडेटेड है या सिर्फ एनेक्डोटल एविडेंस है? मतलब एनएसएसओ, आरबीआई डेटा कहीं से कंफर्म है या ये आपके अपने ऑब्जर्वेशन है? थोड़ा बताइए पहले। Sir, first of all, this data that I have quoted from this from India Express. ठीक है, इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक ही 59%
जो ओनर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इट इज वेरी मच क्लियर, वी लिव इन अ नेशन वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। एंड अगर आप देखेंगे, आई गेस आई वाज रेफरिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम नाइट फ्रैंक ओनली व्हिच सेड दैट 60 to 70% होम ओनर्स आर एग्जिस्टिंग होम ओनर्स ओनली। तो न्यू एंट्री जो रियल एस्टेट में आज की डेट में मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। तो 59% तो मेरे को फिर भी कम आंकड़ा लगता है। मुझे लगता है इससे बड़ा आंकड़ा होगा जो कि आज की डेट में अफोर्ड कर ही नहीं सकता, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी। आपने ब्लैक मनी कहा है, अब देखिए ये जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया है ना, ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है। थोड़ा सा आप इसको वो इलैबोरेट अगर कर पाएं, क्योंकि काला धन और अंडर वैल्यूएशन की वजह से टैक्स की चोरी हो रही है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप सीए भी हैं तो स्टडी आपने जरूर की होगी। थोड़ा सा अगर आप इसे हमें डीपली समझा पाएं कि एग्जैक्टली आपके ऑब्जर्वेशन ऐसे क्यों है, मतलब क्या आधार है आपके इस आर्ग्यूमेंट का? आज की डेट में इट इज वेरी मच क्लियर, स्पेशली इन गुड़गांव, की प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू और जो प्रॉपर्टी का सर्कल रेट है उसमें परसेंटेज में फर्क नहीं है, उसमें टाइम्स में फर्क है। ठीक है, कई बार 200% जो होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होती है उसके सर्कल रेट से। ऑब्वियसली दैट इज समथिंग वेयर द ब्लैक मनी कम्स इन। सर्कल रेट जो है वो किसी प्लॉट का होता है, अगर लगा लो 10,000 स्क्वायर फीट होता है, वो 20,000 स्क्वायर फीट 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बिक्री होती है। ऑब्वियसली बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप अपना ब्लैक मनी पार्क कर सकते हैं। प्लस जो सेलर्स हैं, प्राइमरली व्हेन यू सेल अ प्रॉपर्टी इट इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हर कोई ये चाहता है कि सर्कल रेट से ऊपर रजिस्ट्री हो ही ना, सो दैट दे कैन अवॉइड टैक्सेशन। एंड एवरी टाइम यू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स अवॉइडिंग टैक्सेशन, you show something else on the papers and you are selling the house for a greater price, and that is where the black money is generated mostly. ओके। और मुझे लगता है कि आज की डेट में सैलरीड एम्प्लॉय के लिए और एक मिडिल क्लास वर्ग के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ऑब्वियसली यू शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू ब्लैक मनी, यू शुड नॉट बी होल्डिंग ब्लैक मनी, अदरवाइज इनकम टैक्स वुड कम टू यू समडे और दी अदर। और अगर आपके पास ब्लैक मनी नहीं है तो आप घर खरीद ही नहीं सकते। तो ये तो एक बहुत बड़ा ट्रैप बन गया। सर्टनली, मतलब आपने बहुत इंपॉर्टेंटली इस मुद्दे को उठाया है। जो आर्गुमेंट्स आपने दिए हैं उन पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि गुलाम जिया साहब रोशनी डालें। जिया साहब, नितिन कौशिक जो बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट अब नेसेसिटी नहीं रहा साहब, ये तो स्पेकुलेशन का गेम बन गया है। लोग घर खरीदने के लिए या घर रहने के लिए नहीं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बल्कि पैसे को पार्क करने के लिए घर खरीद रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कौशिक साहब ने ये सवाल उठाए हैं, आपका नजरिया? थैंक यू सो मच दीपक जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए। और नितिन के सारे तर्क वितर्क मैं सुन रहा था, उनके सारे एक्स पर जो उनके ऑब्जर्वेशन है वो मैं देख रहा था, और उससे मैं बहुत इख्तिलाफ रखता हूँ। कई चीजें हैं जो महज एनेक्डोटल हैं और उसका सॉलिड एविडेंस इकट्ठा करना कठिन है। अगर ले आए एविडेंस तो बड़ी बढ़िया बात है। पहली चीज तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बात बताई जा रही है कि ये 5,500 से 11,000 हो गए मकानों की कीमत, ये एवरेजिंग आउट, ये स्टैटिस्टिक्स इतना बढ़िया खेल है कि इसको आप जिस पहलू से चाहे उसको इख्तियार कर सकते हैं और कोई भी पिक्चर आप दिखा सकते हो। और वो स्टैटिस्टिक्स के पीछे अगर हम इन चीजों को छुपा दें तो जो पहलू चाहिए आप ले आइए। आप जो 11,000 रुपए के रेट की बात कर रहे हैं, ये एवरेज रेट 8 शहरों का है। उस एवरेज रेट में अगर आप ये देखें कि मुंबई में कोई 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट का भी मकान बेच रहा है, और मुंबई में कोई जांच के 5,000 6,000 रुपए का भी मकान एमएमआर में रुपए स्क्वायर फीट का बिक रहा है। तो जब आप एवरेजिंग आउट करते हो तो आप बहुत सारे पहलुओं को छुपा जाते हो। और ये जो ग्रोथ की बात चल रही है, दोगुना हो जाना, उससे भी हम इत्तेफाक नहीं रखते। अलग अलग शहरों में जो ग्रोथ रेट, अगेन एवरेज भी अगर आप देखें, हर शहर का अलग अलग एवरेज करें तो अलग पिक्चर आपको दिखाई देगी। तो स्टैटिस्टिक्स की यही खूबी है कि आप उसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज तो मैं वहां पर इख्तिलाफ रखता हूँ नितिन जी का जो पहलू है जो बता रहे थे। दूसरी बात, और जो हम कह रहे हैं कि मुंबई और दिल्ली जैसे लोगों में मकामात में न्यूयॉर्क के कंपैरिजन, वाह, ये तो अलग ही बात चल रही है। क्योंकि हम अगर 2 लाख रुपए वाला जो मकान दिल्ली में, मुंबई में बिक रहा है पर स्क्वायर फीट का, या एक तकरीबन 100 करोड़ वाले जो मकान आज डीएलएफ बेच रहा है, उनको बेंचमार्क करके हम न्यूयॉर्क को अगर कंपेयर करें तो क्या हम उस 11,000 रुपए पे अब भी खड़े हैं, ये हम कहीं और चले गए? ये अगर हम कह रहे हैं कि 11,000 रुपए स्क्वायर फीट का जो दाम है उसमें न्यूयॉर्क में मकान मिल रहा है, शायद ख्वाबों में ख्यालों में। तो ये चीजें ऐसी हैं कि इसको आप
स्टैटिस्टिक्स को किसी भी तरह इस्तेमाल करके बता सकते हैं। आखिरी जो पहलू जिसके ऊपर मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जो बात चल रही है कि हम ब्लैक मनी इसमें पार्क करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं, सालों से हुआ चला आ रहा है, लेकिन पिछले चंद सालों में ये बहुत हद तक घटा है। रेरा के आने के बाद पहली चीज तो अगेन जिस पर हम यहाँ ये जो प्री लॉन्च प्राइजेस वगैरह वो चीजें अगर होती भी होंगी तो उसका एविडेंस अगर आप ले आए सामने तो बड़ी बात है। मेरे ख्याल से ये जो प्री लॉन्च वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत घटकर बहुत कम रह गए। अगर आज आपसे 10-15 साल पहले का जिक्र करें तो शायद 30-40% इन्वेस्टर हुआ करते थे, आज वो सूरत नहीं है। हाँ ठीक है सर, आपने कौशिक साहब की बात को आपने कहा सिरे से खारिज किया है उनके 2-3 आर्ग्यूमेंट्स को, लेकिन इसके बावजूद हमें जो कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और पिछली दफा आपके साथ ही हमने चर्चा की थी और ये आपका व्यक्तिगत रूप से चिंता का विषय भी रहा है कि बड़े बड़े डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग्स को छोड़ रहे हैं और सिर्फ लग्जरी में ही जा रहे हैं। तो पहले जो नितिन कह रहे हैं, फिर ये बात तो वहां पर सही लगती है डेवलपर्स को, क्योंकि वहां डेवलपर्स को तो अफोर्डेबल अब करना नहीं है क्योंकि मोटा पैसा तो वो लग्जरी में आ रहा है, और लग्जरी जो सेगमेंट है उसमें आम आदमी घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। नंबर 1 इसके मैं सर इसका आधार पुख्ता करने के लिए मैं 1-2-4 डेटा आपको और देता हूं। दिल्ली एनसीआर में 2024 में 49% प्रॉपर्टी के रेट में उछाल आया है। मुंबई में औसतन, मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, 12,600 स्क्वायर फीट तक औसत रेट पहुंचा है। आपने इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की बात करी, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। एक शहर से दूसरे शहर को अगर हम सीधे सीधे तुलना ना कर पाए, फिर भी हिंदुस्तान में इंटरनेशनल बेंचमार्क तक रेट्स पहुंच गए हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा के, आप लोगों की रिपोर्ट कहती है 1 करोड़ से ज्यादा के जो कॉस्ट के घर हैं उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। बेंगलुरु, दूसरे शहरों में लग्जरी हाउसिंग सेल्स जो है लगातार बढ़ रही है। तो क्या ये इस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं कि नितिन जो कह रहे हैं उनमें दम है उनकी बात में? ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी ओर जहां पर आपने मुझे बीच में रोक दिया, हालांकि मैं मुकम्मल करना चाह रहा था अपना तर्क जी। और वो ये है कि उमूमन ये इस तरह की चीजों को ग्लैमराइज किया जाता है दीपक जी। आप जहां बात कर रहे हो कि 10,000 करोड़ के मकान, 100 करोड़ के मकान एक शख्स खरीद रहा है, उसके दूसरी ओर चले, अब दूसरे आंकड़ों की तरफ चलते हैं। एक और चीज है जिसको हम उमूमन इग्नोर कर चलते हैं, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। और वो डेटा सारे सबके पास मौजूद है, जो चाहे डाउनलोड कर सकता है। ये पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकान बेचे गए हैं और 95 लाख मकान अर्बन में बेचे गए हैं। अब अगर आप टॉप के 8 शहरों की बात करते हैं, उसी 10 साल के दौरान ये में जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र कर रहा हूं, उसमें अर्बन जो 8 शहरों की बात कर रहे हैं, इन 8 शहरों में सालाना 3 से 4 लाख से ज्यादा मकान नहीं बिके। तो आप ये समझें कि आप जिस पे फोकस कर रहे हो वो बहुत ही छोटा सा सैंपल सेट है। अगर आप पूरे मुल्क की बात करो तो इस मुल्क में 4 करोड़ मकान उस 10 सालों में बिके हैं केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और वो सारे अफोर्डेबल हाउसिंग है। तो ये कह बैठना कि चूंकि हमारा फोकस सारे का सारा ग्लैमराइज करके सिर्फ वो जो 1,000 करोड़ के 100 करोड़ के मकान बिक रहे हैं, कोई 800 करोड़ का मकान खरीद रहा है, उस पर फोकस करके हम बाकी चीजों को इग्नोर करें, ये दुरुस्त नहीं है। उस पर भी पहलू पर गौर करना बहुत जरूरी बनता है। ओके, मैं थोड़ा साफगोई से मैं आगे बढ़ूंगा फिलहाल, क्योंकि मुझे सुदीप जी का भी ओपनिंग रिमार्क लेना है। मैं बड़ी साफगोई से आपके साथ कुछ और आप दोनों के जरिए मैं चाहूंगा कि आप दोनों अगर आंकड़ों के जरिए सिर्फ हमें यह बता पाएं कि इस देश में लग्जरी हाउसिंग की डिमांड जो है वो बनिस्बत हमारे जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वहां पर इन्वेंट्री के लिहाज से क्या स्थिति है, सूरत हाल है, नंबर 1, और दूसरा उनकी बिक्री, दोनों की बिक्री में क्या स्थिति है। मैं अपनी तरफ से EMI टू इनकम रेशियो भी लाऊंगा, कहां पर आईटी सेक्टर से लेकर BFSI सेक्टर से लेकर इनकम ग्रोथ क्या है, सैलरी में कितनी इजाफा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से डालूंगा। बट आप लोग मुझे बताएंगे कि घर किस तरह के बिक रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए सुदीप भट्ट जी, आपका ओपनिंग रिमार्क, ये जो आर्ग्यूमेंट है कि एक मिडिल क्लास के हद से अब घर छूटता जा रहा है, क्या आप इस आर्ग्यूमेंट से सहमत हैं? दीपक साहब आपको नमस्कार। नमस्कार रिया साहब, नितिन साहब नमस्कार। तो देखिए, मैंने दोनों सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो सेल्स वाला आदमी हूँ, मार्केट वाला। तो पार्शियली दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ा जो लेवलर है ना वो मार्केट है साहब। तो अगर मार्केट में एक पर्टिकुलर सेगमेंट की डिमांड है तो जो भी डेवलपर है या जो भी उस बिजनेस में संलग्न है वो उसका फोकस रहता है कि मैं मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अलाइन करूं, और ये हर बिजनेस में होता है साहब।
कोई मार्केट ऐसी नहीं बनती कि जहां पर आप इस थॉट से बिजनेस कर रहे हैं कि भाई कि मेरे को ना अपने प्रॉफिट्स को दरकिनार करके मुझे वो काम करना है जहां पर मेरे हितों से आगे देश का हित जा रहा है। बिजनेसमैन तो प्राइमरली यही देखेगा ना, विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ जो काम मैं कर सकता हूं वो काम मुझे करना चाहिए। तो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मेरा डिसएग्रीमेंट कौशिक साहब से वहां पर है कि सारे डेवलपर्स को आप एक कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिया साहब का लॉजिक सही था कि रेरा से पहले अगर ये हुआ तो अपन मान सकते हैं, लेकिन रेरा के बाद देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन व्हिच हैज कम इनटू द मार्केट। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ स्टेट में देखो लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और अगर आप लैंड का मैनेजमेंट देखें, मैं दिल्ली एनसीआर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो हरियाणा के लैंड लॉज और उत्तर प्रदेश के लैंड लॉज डिफरेंट है। अब सर्कल रेट टू मार्केट रेट की बात करें तो अथॉरिटीज भी तो यही कर रही हैं साहब। अगर आप नोएडा में देखें तो दे आर बाइंग फ्रॉम द फार्मर्स ऑन द सर्कल रेट एंड रेंटिंग इट आउट टू अ डेवलपर ऑन द मार्केट रेट। बट हरियाणा का प्रोसेस क्या है कि डेवलपर बाइज द लैंड फ्रॉम द लैंड ओनर हु इज प्रिंसिपली अ फार्मर। तो अगर आपकी रॉ मटेरियल विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल फॉर आवर काइंड ऑफ बिजनेस इज एक्सपेंसिव, तो one's ability, a developer's ability to do a product which is kind of fitting into this rationale of these price points that has been talked about, kind of gets difficult. Having said so, I would only want to say, Dawal साहब, कि बाजार जो है ना वो सबसे बड़ा लेवलर है। अगर इन्वेंट्री नहीं बिकती तो डेवलपर वुड गो आउट ऑफ द बिजनेस। तो हर सेगमेंट में देयर आर इनफ बायर्स। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी जजमेंट गलत है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, योर इन्वेंट्री विल हैव अ ओवरहैंग। ऑल राइट सर, और पॉइंट टेकन। आप कह रहे हैं कि जब तक बायर्स मौजूद हैं तब तक जो है मार्केट में वापो की स्थिति और ऊपर नीचे जाने की स्थिति नहीं है। अब मेरा सवाल यह है कि किसी भी प्रॉपर्टी मार्केट में बायर की क्वालिटी देखना भी तो जरूरी है। अब अगर एक निवेशक जो है वो एक ही फ्लोर पे 10-10 फ्लोर लेकर जो है वो छोड़ दे रहे हैं, मैं जो आर्ग्यूमेंट शुरुआत में यह है कि घर रहने के लिए नहीं खरीदा जा रहा है बल्कि स्पेकुलेशंस के लिए, सट्टे के लिए ये इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या पार्किंग का जो पूरा का पूरा सेक्टर तो नहीं बनता जा रहा है रियल एस्टेट, इस पर भी बात करेंगे। एक और बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, भाई गुड़गांव में 200, 300, 400 करोड़ के फ्लैट्स का क्या मतलब है? ये आम लोगों की समझ में आता नहीं है। मुंबई में तो चलिए समंदर का व्यू है, फलाना ढिमकाना, गुड़गांव में इतने प्रॉपर्टी, क्या सच में इतनी ज्यादा लग्जूरियस चीजें परोसी जा रही हैं डेवलपर्स की ओर से? ऑफ कोर्स डेवलपर सक्षम है इस तरह की लग्जूरियस चीजें देखने में, लेकिन बायर क्या देख रहा है, उसको क्या नजर आ रहा है, यह भी थोड़ा सा समझना होगा ताकि हम स्थिति को जरा स्पष्टता से समझ पाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नितिन जी, जो गुलाम जिया साहब ने एक जो सवाल आपसे पूछा था उसी से हम आगे बढ़ेंगे। गुलाम जिया साहब का ये भी कहना है कि भाई डेटा से आप जैसा मर्जी खेल लीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। उसी में एक डेटा ऐसा लगता है कि जो सैलरी का आर्गुमेंट आपने रखा कि 5 सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें दोगुनी हो गई लेकिन सैलरी नॉमिनल हुई, अब ऐसा तो नहीं है। ये जो कंपैरिजन है, पहले तो इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये भी देखना होगा। अच्छा, अर्बन सैलरीड क्लास पर फोकस कर रहे हैं आप, पूरे भारत के एवरेज आउट अगर करेंगे तो आंकड़े कुछ और निकल सकते हैं। इनकम टैक्स डेटा, ईपीएफओ ट्रेंड, मतलब एक्चुअल मीडियन सैलरी निकालने में बहुत पेचीदगी होगी सर। ऐसा लग रहा है आपने जनरलाइज कर दिया। ये सर बिल्कुल जनरलाइज कर दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं तो मैं पूरे देश की बात नहीं कर सकता। पूरे देश में जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन इन 8 सिटीज में होती है व्हेन इट कम्स टू वर्किंग क्लास। तो जब माइग्रेशन हो रहा है कंटिन्यूसली, जो हमारा यूथ है वो डेवलप सिटीज की तरफ बढ़ रहा है, तो हम ऑब्वियसली द डाटा वुड बी टेकन फ्रॉम द बेस्ट टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज। और ऐसा तो है नहीं कि इन 8 सिटीज के बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, भले ही कितना ही प्राइस आगे बढ़ जाए। आपने अभी ट्रेडर्स की बात करी थी, आपने अभी इसकी बात करी थी कि जो सही में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है वो इन्वेस्टर है भी या वो एंड यूजर है भी या वो ट्रेडर है। 80% ट्रांजेक्शंस जो हम आजकल, यू कैन ऑल्सो पुल योर सोर्सेज आउट, आजकल 80% ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रेडर्स के साथ होती है। कोई भी मकान फाइनली एंड यूजर तक बाद में आता है, पहले वो 3 बार ट्रेडर के हाथ से निकल चुका होता है। तो रियल एस्टेट मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग की मार्केट आज की डेट में ज्यादा लगने लग गई है।
गुलाम साहब ने बोला कि बिल्कुल ही एब्रप्ट डाटा लगा उन्हें कि न्यूयॉर्क सिटी से कंपेयर कर दिया गया। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, 25 करोड़ में पेंट हाउस मिल रहा है न्यूयॉर्क सिटी में। हो सकता है थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में मिल रहा हो, लेकिन अगर उसके बाद भी आप कंपेयर करें हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स और न्यूयॉर्क के लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो प्राइसेस कहीं भी मैच नहीं होने चाहिए। लेकिन आपने खुद ने बताया कि गुड़गांव में 200 करोड़ के पेंट हाउसेस बेचे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स टोटली एब्रप्ट। प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू क्यों हो रही है कौशिक साहब? प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू कैसे हो रही है? आपका एक आर्गुमेंट है, और अंडर वैल्यू हो रही है तब तो फिर बायर को कम दाम में खरीदने का बेनिफिट मिलना चाहिए। अंडर वैल्यू नहीं, मैंने कब बोला अंडर वैल्यू हो रही है? अच्छा, ये आपका आर्गुमेंट नहीं है अंडर वैल्यू वाला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जो आप जो कहते हैं कि साहब दाम कम दिखाए जाते हैं, ब्लैक मनी दिया जाता है, तो रियल टर्म्स में तो अंडर वैल्यू हो गया ना? नहीं, अंडर वैल्यू नहीं हुआ अल्टीमेटली। हाँ, बिल्कुल अंडर वैल्यू हो गया, वो सरकार के ऊपर है। सरकार बीच बीच में सर्कल रेट बढ़ाती भी है, जैसे कि अभी आगरा में बात चल रही है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी सर्कल रेट बढ़ाने की बात चल रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब सरकार सर्कल रेट बढ़ाती है तो फेयर मार्केट वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज एक जब मल्टीपल हैंड से गुजर के आखिरी में यूजर तक पहुंचेगी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। प्लस प्री लॉन्चेस में ओवर सब्सक्रिप्शन की बात, कोई मैं आउट ऑफ द बॉक्स तो बात कर रही हूँ ना, हर किसी को पता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाया जाता है, और ओवर सब्सक्रिप्शन में जैसे आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन से शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं, ऐसे ही जब तक एंड यूजर तक प्रोडक्ट जाता है तब तक प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो चुके होते। गुलाम जिया साहब, दो चार चीजें मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा। पहली चीज तो पुरानी एक आर्ग्यूमेंट जो शायद दीपक यादव की मधुर आवाज में आपने सुनाई थी कि जो 5-20-40 वाली बात है, उस पर मुझे कुछ अजीब सा पहलू दिखाई दिया कि अगर आपकी इनकम 10 लाख की है तो आप 2 करोड़ का मकान क्यों खरीदना चाहोगे? या आप यूं समझ लें कि मेरी इनकम 1 करोड़ की है लेकिन मैं 500 करोड़ का ताजमहल खरीदना चाहता हूं। भाई, एक और चीज है, अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो इज अबाउट योर डीप पॉकेट ना, कितना पॉकेट है उसको देख के ना आप करोगे। और जाहिर सी बात है वही रूल्स है, 5-20-40 जो है बिल्कुल साबित है। बस यही कि जैसे ही आप कहते हो कि जिसकी 10 लाख की सैलरी है उसको 2 करोड़ का मकान खरीदना, वहां पे एक अब्रप्ट सा एक कंपेरेबल आ गया जिससे मैं इख्तिलाफ रखता हूं। और दूसरी चीज, जब हम बात कर रहे हैं अंडर वैल्यू की और इन्वेस्टर शेयर की, भाई आप ये गौर करें कि जितने भी हाई एंड वाले अपार्टमेंट्स हैं ये कौन बेच रहा है? ये चंद एक, मेरा ख्याल से दिल्ली में केवल 3 डेवलपर हैं जो 50 करोड़ से ऊपर के मकान बेच रहे हैं। मुंबई में शायद ही 8 या 10 डेवलपर्स हैं जो 50 करोड़ के ऊपर मकान बेच रहे हैं। और अगर आपको नंबर्स बताऊं तो पिछले 6 महीनों में दिल्ली में पूरे एनसीआर में 50 करोड़ से ऊपर के मकान कुछ 150 बिके हैं, मुंबई में उससे कम है, 90, 95 या 100 के आसपास। जो 10 गुलाम जी साहब सीधा सीधा बताइए, सीधा सीधा सरल करके हमें बताइए, जिनकी सैलरी 10-12 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, 20 लाख से कम है, क्या उनका मकान खरीदने की दर क्या आपको नजर आती है अगर कंपेयर करें उन लोगों की जिन लोगों के पास उनके बिजनेसेस हैं, सैलरी वैलरी वगैरह अनाप शनाप है, मतलब मेहनत करते हैं वो, मैं अनाप शनाप का मतलब वो नहीं कह रहा हूं, मैं प्राइसेस के हिसाब से कह रहा हूं, उनकी अफोर्डेबिलिटी के साथ। तो ये बताइए, आम आदमी ज्यादा घर ले रहा है सर या बहुत ज्यादा अमीर लोग ही ले पा रहे हैं? मैं वहीं पर आपकी तवज्जो मरकूज करना चाह रहा था जनाब कि जब 150 ही मकान ऐसे हैं जो 50 करोड़ के ऊपर के हैं, आप देखें 50 लाख से नीचे के मकान मुंबई में इस 6 माही में तकरीबन 25,000 मकान 50 लाख से नीचे के बिके हैं। नहीं तो डेवलपर क्यों नहीं बना रहे? डेवलपर क्यों नहीं बना रहे सस्ते मकान? क्या उनको उसमें तो बना रहा है ना? लोग नहीं है, खरीदार नहीं है, या फायदा नहीं है उसमें? देखिए, 2 बातें, दोनों पहलुओं पर नजर कर डाल देते हैं। पहली चीज तो ये कि ये मान लें कि 50 लाख के नीचे के मकान नहीं बिक रहे हैं, ये तर्क गलत है। मैं आपको डेटा दे रहा हूं कि 50 लाख से नीचे के कितने मकान है, और चूंकि ये जो आर्ग्यूमेंट आपने एक्स पर डाला हुआ है वो 5-20-40 के सपोर्ट में कि जिसकी सैलरी 10 लाख की है वो 2 करोड़ का मकान क्यों खरीदे? 50 लाख का मकान है अवेलेबल, खरीदे, जरूर खरीदे। मुंबई में भी है, एनसीआर में भी है, बैंगलोर में भी है, हर जगह है। अब आती है बात के डेवलपर्स, जिन डेवलपर्स को आप जानते हो ना, जो चाहे वो लिस्टेड है या बड़े नाम हो, नामचीन लोग हैं, वो लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना छोड़ दिया है, जिसके ऊपर हमारी पिछले इस सब्जेक्ट पर बात हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ जो बिग कैटेगरी के डेवलपर्स हैं, छोटे डेवलपर है, वो बना रहे हैं ना। मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूं। नहीं वो ठीक है, सप्लाई शिफ्ट हो गई है। नहीं, आप कह रहे हैं कि सप्लाई शिफ्ट हुई है, अफोर्डेबल मार्केट पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, बट ट्रेंड तो वही है ना सर कि लग्जरी की तरफ ही जा रहे हैं लोग। अब एक तरफ लग्जरी की तरफ जाएंगे, एक शहर में लोग 4-4, 5-500 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद रहे हैं। उस शहर में रहने वाला एक आम बाशिंदा 10, 15, 20 लाख रुपए की सैलरी वाला आदमी क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि हमारे लिए भी मार्केट रहा ही नहीं साहब।
देखिए ये तर्क थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि अगर आप मैं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की बात कर रहा हूं सर, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय पर आता है ये। बिल्कुल आता है। तो अगर आप ये कहें कि अगर सिर्फ मकानों पर ही और करें तो थोड़ा एक्सपांड करते हैं। जब आज हम लैम्बोर्गिनीज वगैरह खरीद रहे हैं, उस पर क्यों कोई गौर नहीं कर रहा? वो शख्स जिसके पास शायद ऑटो में बैठने का भी पैसा नहीं है, वो भी तो इसी शहर में रह रहा है ना। लेकिन आप लैम्बोर्गिनी की बात नहीं करेंगे, आप वो 100 करोड़ 800 करोड़ के मकानों की बात करेंगे। आपको दोबारा मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत ही छोटा नंबर। मैं सर आपका पॉइंट समझ गया गुलाम जिया साहब। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन आपका पॉइंट मैं समझ गया। मैं क्विकली सुदीप जी को दे रहा हूं क्लोजिंग रिमार्क के लिए। क्विकली सर, सुदीप जी। तो मैं जिया साहब के लॉजिक से बिल्कुल सहमत हूं, एंड आई वुड हैव गिवन द सिमिलर एनालॉजी। जिया साहब, ये बिल्कुल सही बात है। बट देखिए, मैं ये बताता हूं कि फॉर वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स लाइक अस एंड फॉर एनी बिजनेस पर्सन हु इज एस्पायरिंग टू गो अप इन लाइफ, तो दीपक भाई, जो नेचुरल प्रोग्रेशन है ना, हर बंदा अपने स्तर को एक लेवल ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और रियल एस्टेट का एक एस्टैब्लिश ट्रेंड है, डेवलप्ड इकोनॉमीज में प्रोग्रेशन है, ये दिखता है। और हम एज एन इकोनॉमी हम जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं और जैसी हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, इस हिसाब से इट इज बट नेचुरल कि रियल एस्टेट, राइट फ्रॉम बीइंग अफोर्डेबल टू मिडिल क्लास हाउसिंग टू प्रीमियम एंड लग्जरी हाउसिंग एंड गोइंग अप टू अबाउट ब्रांडेड रेसिडेंसेस, ये प्रोग्रेशन नेचुरल है साहब, ये होगा। तो ये हर सेक्टर में दिखेगा। एब्सोल्युटली सर, मैं समझ गया सर। आई एम सो सॉरी, आप लोगों से मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, वक्त की कमी रह गई, वरना इस चर्चा को हम और लंबी खींचते। बट जो आपने प्रोग्रेशन की बात करी, ये जो लैडर है ना, एस्केलेशन लैडर है जो हमारी एस्पिरेशंस का, वो अगर ग्रेजुअल हो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो, तो समझ में आता है। कई लोग अगर सीधे छत पे जाके बैठे हुए हैं और कुछ लोग अभी सीढ़ी के पहले पायदान पर ही स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर ये है तो फिर कौशिक साहब की जो द ग्रेट इंडियन इनइक्वालिटी वाली जो धारणा है वो थोड़ा समझ में आती है, इसलिए हमको उस पर चिंता करने की आवश्यकता है। बट अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। बहरहाल हमारा काम था कि इस चर्चा पर एक विशेषज्ञों के पैनल को बिठाकर उनकी राय जरूर ले ली जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम पक्ष समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच नितिन कौशिक साहब, सुदीप भट्ट साहब, गुलाम जिया साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।